साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं मैं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने अपनी थंबनेल में लिखा है कि सेव रसिया, सेव रसिया, सेव रसियंस। तो आप सभी इस वीडियो पे क्लिक किया, इसलिए आप सभी को लग रहा होगा कि ऐसा क्या है कि जब रसिया ने आक्रमण किया है यूक्रेन पर, तो ये जो मैंने सेव रसियंस लिखा है या रसिया लिखा है, ये मुझे लिखना चाहिए सेव यूक्रेन। आखिर मैंने रसिया क्यों लिखा, इसके पीछे का जो रीजन है, मेन रीजन, वो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात, युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। युद्ध से न जाने कितनी लाशें बचती हैं, न जाने कितने नुकसान होते हैं, न जाने कितने दुश्मन लोग उसी युद्ध में अपनी दुश्मनी निभाते हैं। सिंपल बात मैं अगर आपको कहूं कि अगर आपके यहां युद्ध हो रहा हो और अगर सपोज कीजिए आपका कोई दुश्मन आपके पास में है, आपके यहां जो रसियन सैनिक युद्ध कर रहे हैं, आपको तुरंत चांस मिलता है, आप अपने दुश्मन को धड़ाक से जान से मार देते हैं, उसी में अपना आप फायदा कर ले जाते हैं। ये युद्ध ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए किसी भी एंगल से अच्छी चीज नहीं होती है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस इस बात का करेंगे कि आखिर रसियंस को मैंने सेव करने को या रसिया को सेव करने को क्यों कहा, क्या इस समय रसिया में हो रहा है। एक स्टडी की अगर माने तो रसिया ने जिस समय युद्ध शुरू किया था, उस समय उसके शुरुआती 4 दिनों के युद्ध का खर्च जो आ रहा था वो $7 बिलियन पर डे आ रहा था। $7 बिलियन पर डे आ रहा था। 7-49 लगभग 50 करोड़ रुपए होते हैं। समझ पा रहे हैं। उसके बाद उसी सेम कंपनी ने जो स्टडी की, उसने बताया कि इसके बाद का जो पर डे का खर्चा आएगा रसिया का, वो 20 बिलियन पर डे का होगा। 2-14 यानी कि 1,40,000 करोड़ रुपए पर डे। समझ पा रहे हैं। इतना रुपया रसिया जो है पर डे खर्च कर रहा है एक दिन युद्ध को अंजाम देने के लिए। मतलब इतना रुपया रसिया के अकाउंट से हर समय जा रहा है। अब एक बात यहां पर, रसिया को फायदा क्या हो रहा है। रसिया ने मुख्यतः तीन चीज को लेकर एक जंग छेड़ी थी। पहली चीज, यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। दूसरी चीज, जो लोनास्क एंड डोहान्स्क हैं उनको एक सेपरेट कंट्री का दर्जा यूक्रेन दे दे। और जो क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया है, वो कब्जा जो है यूक्रेन मान ले कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपका क्रीमिया पे अधिकार है। 3 ही मामला अगर यूक्रेन मान लेता तो रूस युद्ध न करता। जिनमें से जो 2 मामला है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जी हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि हम नाटो में कभी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि नाटो ने हमें धोखा दिया है। नाटो हमें कभी अपने में लेना ही नहीं चाहता था। नाटो से तो हम एग्जैक्टली वचन देते हैं कि नाटो में हम कभी भी सम्मिलित नहीं होंगे। क्लियर ना। दूसरा जो मामला था कि लोनास्क एंड डोहान्स्क को सेपरेट कंट्री का दर्जा मिले, उन्होंने कहा है हम इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो एक तीसरा क्रीमिया वाला जो मामला है, ये भी अगर आगे वार्ता होती है किसी भी एंगल से, अगर मान जाते हैं तो ये युद्ध जो है वहीं पर विराम किया जाएगा। पुतिन ने हालांकि एक इच्छा और जाहिर की थी कि अगर सेना जो है यूक्रेन पर कब्जा कर ले तो हम इस युद्ध को विराम कर देंगे। लेकिन अब उन्होंने तुरंत रिसेंटली ट्वीट किया, जब ये 2 बातें जेलेंस्की जी ने कही, तब उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया कि हम जो है सरकार नहीं बदलवाना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने 3 ये जो मुद्दे हैं इन्हें ही मनवाना चाहते हैं। ये वार्ता बेलारूस में हुई थी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि रसिया का क्या क्या नुकसान हुआ इसमें। पहला, कितना खर्चा आ रहा है वो आप सभी जान रहे हैं ना। इस समय जो रसिया की करेंसी है, अगर जो रसिया का फॉरेक्स रिजर्व था, जितना भी रिजर्व था, फॉरेक्स रिजर्व मतलब सभी कंट्री जो है इंटरनेशनली जो पैसा चलता है उसे रिजर्व करके रखते हैं कि किसी भी इंटरनेशनल में अगर हमें कोई सामान खरीदना हो या बेचना हो तो उस पैसे का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि लगभग $7 बिलियन था। इसे जो है खत्म कर दिया गया है। मतलब सारे देशों ने मिलकर कहा कि आपका पैसा बेकार है, हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उस फॉरेक्स रिजर्व को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, रसिया ने संयोग से अपना जो शेयर मार्केट है वो बंद करवा रखा है। अन्यथा शेयर में इतनी तगड़ी गिरावट होती कि पूरा रसिया का शेयर मार्केट क्रैश कर गया होता अब तक, लेकिन संयोग से शेयर मार्केट बंद है। तीसरा नुकसान ये हुआ। चौथा नुकसान, कई बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको मैं एग्जांपल बताऊं अगर,
तो उनमें मैं इतनी कंपनियां हैं कि मैं कुछ लिख के लेकर आया हूं। 33 देशों के एयर स्पेस रसिया के लिए क्लोज हो चुके हैं। 33 देश अब उनकी फ्लाइट ना रसिया में आती है, ना रसिया की फ्लाइट उन देशों में जाती है। इस हिसाब से लगभग 1.5 लाख रसियन जो अलग अलग देशों में टूरिज्म करने गए हुए थे, वो अलग अलग देशों में ही फंसे हुए हैं। और अगर कुछ कंपनियों की बात किया जाए, एयरबस, बोइंग, एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, मतलब ये एरोप्लेन वगैरह बनाती हैं, इन्होंने कहा है हम रसिया को अपने पार्ट्स नहीं देंगे। वहीं H&M एंड पूमा जैसे जूतों के ब्रांड्स हैं, बेल्ट्स के ब्रांड्स हैं, ये इन्होंने कहा है कि रसिया में अब हम अपने प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। BMW, वैक्सवैगन, मर्सिडीज, टोयोटा, जैगुआर एंड होंडा, इन्होंने कहा है हम रसिया में अपने कार्स नहीं बेचेंगे। इकिया जो कि फर्नीचर की बेस्ट कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, बेस्ट फर्नीचर प्रोवाइड करती है, इसने कहा है कि रसिया में अब हम अपने कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने कहा है अपने कोई प्रोडक्ट रसिया में नहीं सेल करेंगे। वीजा एंड मास्टर कार्ड ने अपनी सर्विस जो कि एटीएम कार्ड जो वीजा कंपनी प्रोवाइड करती है, मास्टर कार्ड कंपनी प्रोवाइड करती है, इन्होंने कहा है कि अब हम रसिया में अपनी इस कंपनी या अपने इस जो है प्रोडक्ट को, अपने एटीएम डेबिट कार्ड को बंद करते हैं, क्रेडिट कार्ड को, अपनी सप्लाई को बंद करते हैं, नहीं देंगे अब हम। इस वजह से गूगल पे, अमेजॉन पे, फोन पे, इन सब ने कहा है अब हम रसिया में कोई सप्लाई नहीं देंगे, मतलब अब हमारे थ्रू रसिया की कोई भी व्यक्ति पेमेंट नहीं कर पाएगा। और इन सभी कारणों से हुआ क्या कि रसिया के जितने भी लोग थे वो पहुंच गए बैंक अपना अपना पैसा निकालने। और जब दुनिया के सारे आदमी या लगभग बैंक में जितने भी कस्टमर हैं, सभी आदमी बैंकों के पास अचानक पैसा निकालने पहुंच जाएंगे, तो बैंकों के पास उतना पैसा नहीं होता है, हम सभी जानते हैं। इसी को कहा जाता है बैंक रन। क्या कहा जाता है? बैंक रन। क्योंकि बैंक जो पैसे कमाती है, आपसे पैसे जमा करवाया, फिर आप ही के पैसे को किसी दूसरे को कर्ज पे देती है, उससे वो इंटरेस्ट लेकर पैसा कमाती है। अब अगर आप हमसे पैसा मांगने, अपना पूरा पैसा अगर मांगने चले आए, तो हम कहां से देंगे भाई, क्योंकि हम दूसरे को आपका पैसा कर्ज दे रखे हैं। इस कंडीशन में अगर सभी लोग रसिया के बैंकों से पैसा निकालने पहुंच जाते हैं तो बैंक रन हो जाएगा। और ऐसा हुआ, सभी लोग रसिया में पैसा मांगने पहुंच चुके हैं और इसी प्रकार रसिया में बैंक रन हो चुका है। रसिया के लोग जो हैं, फीफा एंड UEFA, ये जो है वर्ल्ड कप कंपनियां हैं, फीफा एंड UEFA जो फुटबॉल मैच प्ले करवाती हैं, इन्होंने कहा है हम रसियन को अपने में खेलने नहीं देंगे। परिणाम क्या हो रहा है कि रसियन जो लोग हैं महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि जब रसिया का जो पैसा है, जैसे $1 की कीमत 2012 में 30 रूबल के बराबर हुआ करती थी रसिया के, 2022 में $1 की बराबर 70 रूबल हुआ करता था। वहीं अगर बात किया जाए अब की स्थिति, 1 रूबल के बराबर 150 प्लस 150, अभी 10-20 मिनट बीता है वीडियो बनाने में, थोड़ा बहुत और बढ़ ही गया होगा, 150 प्लस रूबल इस समय है। मतलब सीधा दुगना का फर्क आ रहा है, महंगाई सीधा दुगना स्तर पर चल रही है। जो प्रोडक्ट कल 10 रुपए का मिलता था वो आज 20 रुपए का रसिया में मिल रहा है। इंटरनेशनली रसिया के लोगों के पास जितना भी पैसा था वो प्रोडक्ट खरीदने में अब लग रहे हैं। मतलब सभी लोग अब मार्केट से प्रोडक्ट खरीद ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आपके पास 10 रुपए है, अगर उस 10 रुपए की वैल्यू आप कहीं चलाएं तो 5 रुपए रह जाए, तो आप क्या करेंगे कि 10 रुपए का कोई सामान, जैसे फोन खरीद लें, फोन तो आपका 10 रुपए का ही रहेगा। तो रसिया के सभी लोग मार्केट में पहुंच गए सामान खरीदने। इससे क्या हुआ कि डिमांड बढ़ी, और जब डिमांड बढ़ती है तो हम सभी जानते हैं इन्फ्लेशन बढ़ती है। और एक कंडीशन, जैसा कि आप सभी ने सुना, में बैंक रन हो गया क्योंकि पैसा नहीं था। अगर रसिया ने नोट छापने की गुस्ताखी की या गलती की तो वही हाल होगा जो वेनेजुएला का हुआ। वेनेजुएला ने नोट छापकर गरीबी दूर तो की, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि वहां पर एक बोरी रुपए आप लाद के लेके जाएं, एक पूरा बंडल रुपए लाद के मुंह सर पे अपने लेके जाएंगे, तब वहां एक बोतल पानी खरीद के लेके आएंगे। इतनी महंगाई बढ़ गई। तो ऐसा ही कहीं रसिया के साथ भी ना हो जाए। इतना ये सब कुछ हुआ ही तो हुआ, रसिया को स्विफ्ट कोड से भी बाहर कर दिया गया। इंटरनेशनली जो पेमेंट सिस्टम था उससे बाहर कर दिया गया। आज इंडिया में पता नहीं कितने लोग यूट्यूब पे आश्रित हैं, जिनका पेमेंट यूट्यूब से आता है, जिनका बिजनेस यूट्यूब है, जिनका बिजनेस ऑनलाइन साइट्स हैं, जिनका बिजनेस फेसबुक से पैसा कमाना है। ये सारी जो कंपनियां हैं,
ये आपको स्विफ्ट कोड आपसे लेती हैं, आपसे स्विफ्ट कोड लेने के बाद तब आपको पेमेंट करती हैं। क्या रसिया में ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा जो यूट्यूब पे काम करता रहा होगा? बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी जीविका यूट्यूब थी, वो सारी जीविका बंद हो चुकी है। ये युद्ध केवल यूक्रेनियन के लिए ही नुकसानदायक नहीं, रसियंस के लिए भी सेम कंडीशन पर नुकसानदायक है। स्टडी के अनुसार 20,000 सैनिक रोज मारे जाते हैं रसिया के, 20,000 सैनिक रोज मारे जाते हैं रसिया के। पता नहीं कितने टैंक्स, पता नहीं कितने हेलीकॉप्टर्स, पता नहीं कितनी मिसाइल, पता नहीं कितने एयरक्राफ्ट रसिया के ताहबाह हो चुके हैं। इन सब की कीमत आप एज्यूम कीजिए कि कितनी कीमत रही होगी इन सभी चीजों की। कीमत की बात हटाइए, जो रसियंस मारे गए युद्ध में, जो रसियंस ट्रूप्स मारे गए, जो रसियंस सैनिक मारे गए, क्या उनके घर वालों पर क्या बीती होगी? जिन लोगों ने सपोज कीजिए किसी के एक ही बेटा रहा होगा, वो युद्ध में मारा गया, क्या बीत रही होगी आज उसके घर पर? हमारे यहाँ पुलवामा जो अटैक हुआ उसमें 50 की 60 के लगभग जो है सैनिक मारे गए थे। उसमें हम लोग उसको इतना बड़ा मानते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक तक उसी के लिए कर दिया। और आज के समय में 20,000 सैनिक पर डे मर रहे हैं जिस देश के, उस देश के व्यक्तियों के ऊपर क्या बीत रही होगी? आप यूक्रेन का छोड़िए, रसिया के बारे में सोचिए। यूक्रेन के ऊपर इससे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इन सैंक्शंस का सामना यूक्रेन को नहीं करना पड़ रहा है। इस प्रकार से महंगाई यूक्रेन में नहीं बढ़ रही है। यूक्रेन में सिर्फ लोग परेशान हैं, न कि यूक्रेन में इस प्रकार की कंडीशंस होती जा रही हैं। युद्ध किसी एक देश को टारगेट नहीं करता है, वो पैरेलली दोनों देश को उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना एक देश दूसरे देश को पहुंचाना चाहता था। मतलब रसिया ने जितना यूक्रेन को युद्ध करके नुकसान पहुंचाना चाहा, उससे डबल तिबल 4 गुना लगभग नुकसान वो रूस खुद उठा गया। इसमें मजा किसको मिला? जिसमें अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका सदा से ही चाहता था यूएसएसआर को एक कमजोर बनाना। उसने सारे दांव अपने युद्ध में पार्टिसिपेट न करके इसी के बहाने सारे सैंक्शंस लाद दिए। यूक्रेन में सभी लोग धराशायी हो गए। यूक्रेन के जो रसिया के जो बड़े बड़े आदमी थे, ट्रिलियंस जीडीपी जिन रखते थे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी थी, उनकी कंपनी थी, उनके फाइटर जेट, उनके जो है बड़े बड़े मिसाइल्स, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह, मतलब जो भी प्रॉपर्टी उनकी आउट ऑफ कंट्री थी, उन सभी को सीज किया जा रहा है। एक एक करके सभी को सीज कर लिया जा रहा है रसिया में। रसिया की हालत वो है जो यूक्रेन से, मतलब बेबस्तर हालत है, यूक्रेन से भी गिरी हुई कंडीशन इस समय रसिया की है। आप सभी कभी भी हमेशा यही दुआ कीजिएगा कि कभी भी किसी देश को युद्ध का सामना न करना पड़े, क्योंकि युद्ध किसी एक देश को टारगेट नहीं करता है, वो दोनों देश जो आक्रमण करता है, जिस पर आक्रमण होता है, दोनों देश के लिए बराबर नुकसानदायक रहता है। और ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कहता है कि किसी भी देश को सार्वजनिक वार्ता से ही काम चलाना चाहिए, युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।